हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज की क्लास में हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं। आज की क्लास में आपके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम समझेंगे। इससे पहले हमने सारी चीज़ें वो कवर करी है जो जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, वो सारे ऑर्गन हमने कवर किए। आपके नोज से लगाकर आपके लंग्स तक के पार्ट को हम समझ चुके हैं कि आप जब किसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं, मीन्स आप गैस को ले रहे हैं और गैस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन होता है, ये हम समझ चुके हैं। अब आज की क्लास में हमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में समझना है कि आप जो रेस्पिरेशन करते हो, मतलब कि आप जब ब्रीदिंग करते हो, आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। जैसे आप मेरे साथ सांस लीजिए, ये सांस लेकर छोड़ी, तो उस वक्त आपकी बहुत सारी मतलब स्टेप्स इसके अंदर होती है कि इसके अंदर आप कितनी वॉल्यूम को इनहेल कर रहे हैं, कितनी वॉल्यूम को एक्सहेल कर रहे हैं, इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें किस बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर में ये है क्या, मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है स्टूडेंट के लिए, बट हम इसको आसान बनाएंगे। बस आपका पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। बहुत ही अच्छी क्लास है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, ना कि इसको रटिए। रटने से ये समझ में नहीं आने वाला है आपको। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बाद में बनाइएगा, बाद में क्लास में आप जैसे जैसे पढ़ते जाइए फिर नोट्स बनाते जाइएगा। बट फिलहाल अभी आपको इसको समझने की जरूरत है। पहले आप इसको समझ लीजिए, देन फिर आप क्लास को सेकेंड टाइम पढ़ के फिर नोट्स जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले क्या बात आती है आपके ब्रीदिंग की। क्या आता है? ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग आपके रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। ब्रीदिंग क्या है? एक प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? एक प्रोसेस है इन विच एयर इन एंड आउट फ्रॉम लंग्स। तो ब्रीदिंग क्या है? जिसमें आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हो। एयर को आपने इनहेल किया और एक्सहेल किया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। जैसे आप नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं, तो ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन जिसमें आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी इंक्लूड होता है कि आपने सांस ली, सांस छोड़ी। अब इस ड्यूरेशन में क्या क्या स्टेप्स होती है, कैसे जो है आपके आप सांस लेते हैं तो वो आपके लंग्स तक जाती है, लंग्स से फिर ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर सेल तक पहुंचती है, सेल इसका यूज करती है, फिर वहां से CO2 आता है, CO2 फिर ब्लड से लंग्स के पास आता है और आप फिर उसको एक्सेल आउट करते हो। तो ये रेस्पिरेशन होता है पूरा। और ब्रीदिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आपने एयर को इनहेल किया और एक्सेल किया। बट आपकी ये जो ब्रीदिंग होती है, इस ब्रीदिंग में आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये दोनों होता है। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए यहाँ पर 3 चीजें मैंने लिखी है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो कि मैंने अभी आपको बताया, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये 3 चीजें हमें आज की क्लास में कवर करनी है। जिसमें पहला हमारा शुरुआत होता है आपके ब्रीदिंग मैकेनिज्म से। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है? एक मैंने नॉर्मल स्टेप्स आपको बताई है, बट आप मैंने कहा कि आप इसमें इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो एयर को। तो ये इनहेलेशन क्या है, कैसे होता है, और एक्सहेलेशन क्या है, कैसे होता है? एक नॉर्मल इनहेलेशन कैसे होता है, एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन कैसे होता है, इनके बारे में हमें समझना है। तो चलिए आपकी ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझते हैं सबसे पहले। तो मैंने कहा आप मेरे साथ साथ सांस लेते जाइए और समझते जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए मैंने कहा कि जो ब्रीदिंग में हम 2 चीजें करते हैं, यही हमें आगे जाकर पढ़ना है। फर्स्ट आप यहाँ पर लिखिए, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में एक तो हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन के बारे में। इंस्पायरेशन जिसे आप इनहेलेशन भी कहते हैं।
देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना और समझना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, रटना बिल्कुल नहीं है। तो मेरे साथ साथ आप सांस लेते जाइए, छोड़ते जाइए। यही बस सांस लेना, सांस छोड़ना, आपके लंग्स तक जाना, ब्लड तक जाना, यही आपकी पूरी मैकेनिज्म जो है वो खत्म हो जाती है। देखिए, इंस्पायरेशन जिसको आप इनहेलेशन भी कहते हैं। दूसरा, आप क्या करते हो, एक तो आपने सांस ली, दूसरा आप सांस को छोड़ेंगे। तो जो सांस छोड़ते हैं उसको आप क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। और इधर क्या कहेंगे आप, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन। ये दो चीजें हमें पढ़नी है, इंस्पायरेशन कैसे होता है और एक्सपायरेशन कैसे होता है। देखिए, अब जब भी आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या होता है कि आपका जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं और CO2 अंदर से बाहर छोड़ रहे हैं। तो उस वक्त होता क्या है, जैसे मान लो एक ये डिब्बा है, एक ये डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर आपकी बहुत सारी गैसेस हैं। ओके, ये यहाँ पर हमने बहुत सारी गैसेस जो है वो इसमें भर दी। ठीक है, अब इसमें ये बहुत सारी गैसेस हैं, हमें चाहिए क्या, हमें एक इंडिविजुअल गैस की बात करनी है। तो यहाँ पर क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब हमें यहाँ से मान लो केवल ऑक्सीजन को लेना है, तो क्या होगा, हम अगर यहाँ पर बात करते हैं कि हमेशा देखो ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग, इस ब्रीदिंग की प्रोसेस में हमेशा आपकी जो एयर होती है, एयर मूव ऑलवेज, एयर हमेशा किधर से किधर मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एयर मूव ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो, यहाँ पर बात क्या आती है जो कि आगे आपको देखो समझ में आएगी, ये चीजें आगे आपके काम की है जब हम प्रेशर की बात करेंगे। तो ब्रीदिंग में आप जब एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो ये एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। मान लो ये एक डिब्बा है जिसमें एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बट अगर हम एक इंडिविजुअल गैस की बात करते हैं, जब हम केवल ऑक्सीजन को मूव करवाते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल गैस को आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर उस टर्म को यूज किया जाएगा, वो टर्म है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, हाई टू लो की तरफ जाएगी। तो हमने केवल एक इंडिविजुअल गैस की बात करी है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रेशर यूज होगा वो पार्शियल प्रेशर यूज होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मूव ऑलवेज हाई पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करें चाहे आप CO2 की बात करें, क्योंकि बात आप एक इंडिविजुअल गैस की कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जो कि आगे जाके हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे अगर मैं लिखूंगी PO2, तो वो आप क्या कहेंगे उसको, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं लिखती हूं यहाँ पर PCO2, तो आप क्या कहेंगे कि मैम हम उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ में आ गया, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे ये आपको काम आने वाला है और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें
हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें आपके आगे काम आएगी जब हम डिफ्यूजन करवाएंगे। समझ में आया इतनी सारी चीजें? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपके एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन को समझते हैं। तो चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि इनटेक ऑफ एटमॉस्फेयर एयर। आपने क्या किया, एटमॉस्फेयर से एयर को इनटेक किया, या फिर आप कहेंगे कि इनहेल किया, उस एयर को आप लंग तक लेकर गए। क्या लिखेंगे यहां पर, इनटेक, इनटेक ऑफ एटमॉस्फेयर एयर टू लंग्स। इंस्पायरेशन जिसमें आपने एयर को इनहेल किया, तो इनहेलेशन ऑफ एयर भी आप यहां पर लिख सकते हैं। इनहेलेशन जिसको आप इंस्पायरेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन ऑफ एयर। तो आपने एयर को क्या किया जी, आपने एयर को इनहेल किया। अब मैंने कहा कि आपकी जो एयर है वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अब इनहेलेशन मतलब सांस लेना, आप सांस लीजिए, एक नॉर्मल नॉर्मल सांस ले रहे हैं जिसको आप फील भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो इनहेलेशन किया एटमॉस्फेयर से। तो अब देखो, आपकी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में आपको ऑक्सीजन को इनहेल करना है, तो यहां से आपने ऑक्सीजन ली, तो यहां पर आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल गैस की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, यहाँ पर इंक्रीज्ड है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स्ड है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो क्या? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसको चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे मैम, यहाँ पर हम प्रेशर को क्या करेंगे, लो करेंगे, तभी तो हाई प्रेशर से ऑक्सीजन का मूवमेंट जो है वो लो प्रेशर की तरफ होगा। तो यहाँ पर आप बॉडी के अंदर देखेंगे कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो क्या होगा, लो होगा, तभी आपके ऑक्सीजन का मूवमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑक्सीजन मूव हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। मैम हम इस पार्शियल प्रेशर को कम कैसे करें बॉडी के अंदर? तो कम करने के लिए आपको इसके अंदर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप एक नॉर्मल, एक मिनट, जब आप एक नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं, उस वक्त यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी थोरेसिक कैविटी, ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, ये पल्मोनरी कैविटी है। और आपके लंग के अराउंड एक और कैविटी होती है जिसको आप प्लूरल कैविटी कहते हैं। प्लूरल कैविटी, ये है आपकी यहाँ पर पल्मोनरी में शॉर्ट में लिख रही हूँ, पल्मोनरी कैविटी, और ये है थोरेसिक कैविटी। तो ये तीनों जो है आपकी इन्वॉल्व होती है इस वॉल्यूम को बढ़ाने में। क्योंकि होता क्या है यहाँ पर देखिए, इसमें आपके इन्वॉल्व होती है मसल्स। अब कौन कौन सी मसल्स होती है, मैं आपको मसल जो बताने वाली हूँ, वो मसल्स आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं muscle involved in inspiration एंड एक्सपायरेशन। ये मैं अलग से बता रही हूं ताकि आपको अलग अलग दोनों में नहीं पढ़ना पड़े, दोनों का एक साथ ही हम देख लेते हैं। वो मसल जो कि आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में इन्वॉल्व होती है, उस मसल को कहा जाता है, एक तो होती है आपकी डायाफ्राम जो कि आपकी डॉम शेप होती है, और एक होती है आपकी इंटरकॉस्टल मसल। अब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो दो टाइप की होती है। ये इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपकी जो रिब होती है ना, उस रिब के बीच में प्रेजेंट होती है। देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये आपका स्टर्नम होता है, यहाँ से आपकी ये रिब निकल रही है इस तरीके से, और यहाँ पर बीच में ही आपकी
ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको आप कहेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। तो सभी रिब के बीच में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिनको आप इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। बट ये इंटरकॉस्टल मसल मैम दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है जी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल, और एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। चलिए इसका फुल फॉर्म भी हम लिख ही लेते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर है? इसको आप कहेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इंटरकॉस्टल मसल, मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। तो ये दोनों मसल जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में रिस्पॉन्सिबल होती है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन्हीं के कारण आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है और घटता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम बढ़ रहा है किसके कारण? आपके थोरेसिक कैविटी, पल्मोनरी कैविटी और प्लूरल कैविटी तो इंक्लूड है ही सही, बट इसमें मसल का भी इन्वॉल्यूशन होता है, जिसमें आपकी डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो कि आपके वॉल्यूम को बढ़ाने का काम और कम करने का काम करती है। कि जब आप इंस्पायरेशन करते हो, मतलब आपने सांस ली, तो सांस लेते समय आपकी डायफ्राम भी इन्वॉल्व होती है, इंटरकॉस्टल मसल भी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो आपको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन को आप इनहेल कर पाएंगे। समझ में आया? तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपके इंस्पायरेशन में इन दोनों में से कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? तो वो है आपकी इंस्पायरेशन में आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो इन्वॉल्व होती है। इंस्पायरेशन में कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि आपकी आउटसाइड प्रेजेंट होती है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, और इनसाइड प्रेजेंट होती है आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब मैम ये आउटसाइड और इनसाइड क्या है? देखिए, अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे, ये आपका यहाँ पर रिब्स है और ये आपका स्टर्नम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपकी मसल होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स, जो बाहर की तरफ होती है, मतलब इसमें आप यूं कह सकते हैं कि लेयर होती है। जैसे कि मेरा हाथ है, तो ये हाथ है, मैंने इस तरीके से इसको रख दिया, तो ये बाहर की लेयर है, इसको हटाऊंगी तो अंदर की लेयर निकलेगी। तो जो बाहर की साइड प्रेजेंट है उसको आप एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहेंगे, इसको हटाएंगे तो अंदर से निकलेगी आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ में आया आपको? इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? सबसे आपकी जो डायफ्राम होती है वो मेजर मसल होती है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है आपका डायफ्राम का ही होता है, जो कि आपके कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, और इसी के कारण आपका वॉल्यूम जो है वो घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे इंस्पायरेशन को। तो इंस्पायरेशन में जैसा कि मैंने कहा कि आपने पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज किया ताकि बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ पाए, और अंदर आपने वॉल्यूम को क्या किया? वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, देखो आपका जो पार्शियल प्रेशर जो होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वॉल्यूम के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब मैम ये काम कैसे करता है, कैसे आपकी मसल्स जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट करती है और होता क्या है? तो मैंने कहा कि एक तो आपका डायफ्राम इसमें इन्वॉल्व होता है, और क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो क्या होगा? डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा? आपके रिब्स एंड मसल्स जो होते हैं वो मूव करेंगे आपके आउटवर्ड और अपवर्ड। मतलब आप जैसे सांस लेते हैं, फील करना, आपने सांस ली,
तो ये आपका जो रिब केज है वो किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आता है। जैसे एक लंबी, अभी मैं नॉर्मल सांस की बता रही हूँ, नॉर्मल सांस या फिर नॉर्मल इनहेलेशन बता रही हूँ। जब आप एक फोर्सफुली इनहेलेशन को देखते हैं, तो बस एक समझाने की तरीके से मैं बता रही हूँ कि आप फोर्सफुली इनहेलेशन कीजिए। देखिए, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका रिब केज ऊपर की तरफ आ रहा है और सामने की तरफ आ रहा है। सांस ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ आ रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपका जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये भी क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, आपका रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम क्या करेगा, मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मैम, उसके बाद क्या होगा, आपका जो डायफ्राम होता है, देखिए इस तरीके से होता है, डॉम शेप होता है। जी मैम, डॉम शेप होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, डायफ्राम डॉम शेप टू डॉम शेप टू फ्लेट। ठीक है, ये फ्लेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अभी आपका डायफ्राम ऐसे है, तो जब वो फ्लेट होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो आप ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंक्रीज इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ये आपका दोनों के लिए है। और फिर आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल इनहेलेशन करेंगे, एक नॉर्मल इनहेलेशन करेंगे। कि जो इंस्पायरेशन और इनहेलेशन होता है, मैंने कहा एक तो आप नॉर्मल इनहेलेशन और इंस्पायरेशन करते हो, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं बता देती हूँ। एक तो आपने किया नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल, और एक आपने किया फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब मैम ये फोर्सफुल क्या है, नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल आप सांस ले रहे हैं जिसको आप फील तक नहीं कर पा रहे हो, बट अब जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, फोर्सफुल मतलब जोर लगाकर, दम लगाकर सांस लीजिए। जब इससे कपालभाति करी है ना सब लोगों ने, कपालभाति जिसने नहीं करी हो तो करना चाहिए, अच्छी बात है। जब आप एक डीप ब्रीथ करते हो ना तो वो आपके लिए अच्छा होता है। तो आप लंबी सांस लीजिए, कहते हैं ना कि लंबी सांस लो। तो उस कंडीशन में देखो सारी ही चीजें आपकी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। डायफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हो गया। ठीक है, ये डॉम शेप टू फ्लैट हो गया। और इस कंडीशन में आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, रिब केज जो है आपका ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आता है। पर जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो इसमें आपकी एडिशनल मसल जो है वो इन्वॉल्व होती है। क्या होता है, बस आप इतना लिख लीजिए, आपके लिए काफी है। एडिशनल मसल जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, उसी के कारण आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर पाते हैं। इससे वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा और आप ज्यादा एक्सेस एयर को फील कर पाएंगे, एक्सेस ऑक्सीजन को फील कर पाएंगे। और आपका नॉर्मल का प्रोसेस तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो किसी को कोई डाउट या किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मतलब कि आपके एक्सपायरेशन की तरफ, जिसको आप एक्सेलेशन भी कहते हैं। उस एक्सेलेशन में भी आपकी ये मसल्स इन्वॉल्व होती है। बट उसमें होता क्या है, ये पूरा आपका, आप यूं कह लीजिए कि आप उसको अपोजिट कर दो आपके इनहेलेशन की तरफ। इनहेलेशन में आप क्या करते हैं, आपने सारी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करी, यहाँ पर आप सबको रिलैक्स कर दो, छोड़ दो उनको, उनके हाल पर छोड़ दो। सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा मैम, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा आपके वॉल्यूम को डिक्रीज, क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको CO2 को बाहर निकालना है। एक्सेलेशन का और मतलब ही ये होता है, एक्सपायरेशन का मतलब ही यही होता है। जिसे हमने इनहेलेशन में क्या किया था, इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके एयर को बाहर निकालेंगे आपके लंग्स से।
ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण हमें करना क्या पड़ेगा, आपके वॉल्यूम को डिक्रीज और पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज, क्योंकि हमने कहा कि हमेशा आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, आपके हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगा। जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी में आपके CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि हमें बॉडी से बाहर निकालना है। हमारी सेल से सारी चीजें जो है आपकी बॉडी के पास आ चुकी हैं। अब सारी चीजें नहीं, हमारी सेल से CO2 जो है वो आपकी किसके पास आ चुकी है, ब्लड से फिर लंग्स के पास आ चुकी है। अब लंग्स जो है इसको बाहर फेंकेगा, तो बाहर का प्रेशर कम होगा, तभी तो हम इसको फेंक पाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या होगा आपको, जी हमें करना होगा वॉल्यूम को डिक्रीज और पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज, तभी तो आप CO2 को बाहर निकाल पाएंगे। बस अपोजिट है पूरा, ठीक है। ऑल द मसल्स ऑफ इनहेलेशन, मतलब कि जो आपकी मसल्स इनहेलेशन में इन्वॉल्व होती है, ऑल द मसल ऑफ inhalation relax and move to the original position। मतलब जो जो मसल्स आपके इन्वॉल्व थी इनहेलेशन में, किसकी बात कर रही हूं मैं, इनहेलेशन में आपके जो जो मसल इन्वॉल्व हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, उन सभी को रिलैक्स कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका एक्सपायरेशन होगा। सांस लिया आपने, सांस छोड़ी, सांस छोड़ी तो क्या हुआ, आपकी सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो गई, आपकी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। ओरिजिनल पोजीशन में क्या क्या आया, जैसे आपका डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो डॉम शेप से फ्लेट हो गया था, डॉम से फ्लेट हो गया था, तो यहाँ पर क्या होगा, वो फ्लेट से फिर से डॉम हो जाएगा। आप एरो की तरफ ध्यान रखिएगा, ये आपका इनहेलेशन में हुआ था और ये आपका एक्सेलेशन में हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम डिक्रीज करना है। आपकी जो थोरेसिक कैविटी, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। साथ ही आपकी एक तो डायफ्राम मसल तो है ही सही, बट इसमें इंटरकॉस्टल मसल में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पर आपकी होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो डायफ्राम और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों जो है वो रिलैक्स होती है, रिलैक्स होती हैं। और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में आपके रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम, जैसे कि हमने इनहेलेशन में देखा था कि वो अपवर्ड जा रही थी और आउटसाइड जा रही थी, आउटवर्ड और अपवर्ड जा रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड मूव, मूव डाउनवर्ड। समझ में आया, इसी में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हवा को हमने बाहर लेकर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपके वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही आपका इनहेलेशन और एक्सेलेशन होता है, जिसको हमने समझ लिया। अब चलिए हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम रेस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। रेस्पायरेशन में देखिए, रेस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो रेस्पायरेशन को मेजर कैसे किया जाता है और रेस्पायरेशन है क्या। रेस्पायरेशन वही चीज जिसमें आपके फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, आपके जो सेल हैं, सेल आपके ऑक्सीजन को यूज करेगी, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ में CO2 प्लस H2O भी प्रोड्यूस्ड होगा। ये आपका रेस्पायरेशन होता है, जिसमें आपकी ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो उसमें आपने ऑक्सीजन को लिया, सेल ने उसको यूज किया, फिर उससे CO2 बना और CO2 को फिर आपने बॉडी से रिमूव किया। तो ये एक नॉर्मल रेस्पायरेशन होता है, और इस रेस्पायरेशन को मेजर किया जाता है बाय स्पायरोमीटर। क्या, किसके द्वारा, स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर क्या है, मीजर, मीजर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीदिंग,
ठीक है। जब आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं या रिस्पायरेशन करते हैं, तो उस वक्त जो वॉल्यूम आपकी आप इनहेल करते हैं और उस वॉल्यूम को जब आप एक्सहेल करते हैं, वो चाहे नॉर्मल हो, वो चाहे फोर्सफुली हो, तो उसको आप स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। तो इस चीज का, इसका नाम भी आप याद रखें, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आप याद रखें, जिससे कि आप आपके लंग्स के फंक्शन को देख पाते हैं कि आपके लंग्स प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि देखो, आप 1 मिनट में अगर देखेंगे, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार, 12 to 16 टाइम्स जो है आप 1 मिनट में सांस लेते हैं। अभी हमने इसकी वॉल्यूम को नहीं देखा है कि आपने 1 मिनट में कितनी वॉल्यूम को इनहेल किया है और एक्सहेल किया। अभी हम बात कर रहे हैं केवल 12 से 16 बार की, क्योंकि बुक में आपका वैल्यू जो है वो कुछ और लिखा हुआ है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम वॉल्यूम को देखेंगे। अभी हम वॉल्यूम ही आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्पायरोमीटर, जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को आप मेजर करते हैं, जिसको आप स्पायरोमीटर कहते हैं, ये आप आपके लंग्स के फंक्शन को चेक करने के लिए करते हैं। हाँ, बट इसमें आपकी जो रिजर्व, ये जो वॉल्यूम हम चेक करते हैं, इसमें आपकी रिजर्व वॉल्यूम जो है इंक्लूड नहीं होती है। जो आपकी रेसिड्यूल वॉल्यूम होती है वो आपकी इंक्लूड नहीं होती। अब मैम ये रेसिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है? तो चलिए हम आपको वॉल्यूम के बारे में समझा देते हैं, जिसे आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम क्या है मैम? तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो होती है, हम अलग अलग सिचुएशन में, देखिए सिचुएशन अलग अलग, मतलब कि आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। क्या कहा मैंने? कि अलग अलग सिचुएशन में आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल करते हैं और डिफरेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल करते हैं। अलग अलग सिचुएशन मीन्स आप फोर्सफुली कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं। तो उस वॉल्यूम के बारे में हमें समझना है, जिसमें आपकी बहुत सारी वॉल्यूम जो है वो इंक्लूड होती है। मीन्स आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है। वॉल्यूम का, एयर का वो वॉल्यूम जो कि एक इंडिविजुअल ने इनहेल किया, एक पर्सन ने उसको इनहेल किया और एक्सहेल किया, तो वो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर जिसको आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी कहते हैं। अब मैम ये वॉल्यूम जो है वो कितने टाइप का होता है? तो ये वॉल्यूम आपका 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है जी? 4 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप आप इसमें पढ़ेंगे? आप सबसे पहले पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम, जो कि एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है, जो कि सभी में इंक्लूड आपको मिलेगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जिसमें एक होता है आपका ERV, जिसे आप कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख रही हूँ, अभी डिटेल इसके बारे में हम जानने वाले हैं। एक होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फोर्थ होगा आपका यहाँ पर रेसिड्यूल वॉल्यूम, या फिर जिसको आप रिजर्व वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो ये 4 टाइप ऑफ वॉल्यूम के बारे में हमें समझना है, एक एक करके इसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, रट्टा नहीं मारना है और सारी चीजें आपको समझनी है। चलिए जी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो टाइडल वॉल्यूम, जिसमें आपकी कोई एनर्जी नहीं लग रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, आप जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जिसको आप फील भी नहीं कर पा रहे हैं, वही आपका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। मतलब कि जब आप एक नॉर्मल ब्रीद कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। जब आप एक नॉर्मल ब्रीथ करते हो, ठीक है, नॉर्मली आप जब सांस लेते हैं, तो उस
समय आपने जिस एयर को अंदर लिया और उस एयर को बाहर छोड़ा, तो उसका वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम में आपने एयर आपके अंदर ली और कितने वॉल्यूम में आपने छोड़ी जब आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो। सो आप टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या समझेंगे, जिसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, जब आप नॉर्मल सांस लेकर छोड़ रहे हैं तो उस वक्त कितनी वॉल्यूम आपके अंदर जा रही है और कितनी वॉल्यूम जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट करके रख लीजिए कि टाइडल वॉल्यूम जो कि सबसे कॉमन एक वॉल्यूम होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाती है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती है। अब मैम जैसे मैंने कहा कि 1 मिनट में आपने 12 से 16 बार सांस को लिया और छोड़ा, यानी कि एयर को अंदर लिया और छोड़ा, ये कितनी बार किया आपने, 1 मिनट में 12 से 16। अगर आपको उसका वॉल्यूम निकालना है कि मैम हमने 1 मिनट में कितना वॉल्यूम को इनहेल किया और कितने को एक्सहेल किया, तो आप क्या करेंगे, बस इस जब 500 ml है इसको आप 12 से 16 जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 1 मिनट का वॉल्यूम जो है वो निकल कर आ जाएगा अप्रोक्स 6000 से 8000 ml जो है आप 1 मिनट में इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इंस्पायरेटरी नाम से समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया, इंस्पायरेशन किया, इनहेलेशन किया। तो यहाँ पर आप इसका मतलब क्या समझेंगे, मैम इसका मतलब होता है यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको आप शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को शॉर्ट में आप IRV लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि एडिशनल वॉल्यूम आपने ली। क्या लिया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब कि आपने एक्सपायरेशन तो नॉर्मल किया, सांस तो नॉर्मल छोड़ी, बट आपने इनहेलेशन फोर्सफुली किया, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में आपने एयर को इनहेल किया, उसको आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्सफुली इनहेलेशन, तो आपने ये आपने बहुत लंबी सांस ली, बट आपने उससे मतलब कि आपने उससे पहले जो एक्सपायरेशन किया था वो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन था। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब आपने सांस छोड़ी नॉर्मल, लेकिन आपने सांस ली फोर्सफुली, डीप ब्रीदिंग करी, तो उसको आप कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैम इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसमें आपने दम लगाकर सांस ली, जोर लगाकर सांस ली, जिसमें आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम को, एक्स्ट्रा एयर को आपके लंग्स के अंदर फील किया, जिसकी नॉर्मल रेंज यहाँ पर होती है 2500 टू 3000 ml। ठीक है जी, ये हो गया आपका यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी की तरह आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी समझेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब भी यहाँ पर होता है ERV। तो इसका आप इंस्पायरेटरी की जगह, एक्सपायरेशन की जगह इंस्पायरेशन कर दीजिए और इनहेलेशन की जगह एक्सहेलेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एडिशनल एडिशनल वॉल्यूम ऑफ। देखो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी तो होगी, बट हमें सारी चीजें को कवर करके चलना है, इसीलिए अब हमें थोड़ी सी क्लास को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो हम हमारा सिलेबस जो है वो कवर कर पाएंगे। नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब आपने इंस्पायरेशन नॉर्मल किया, इस कंडीशन में सांस तो आपने नॉर्मली ली, बस आपने लंबी सांस छोड़ दी, फोर्सफुली एक्सहेलेशन किया आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है मैम, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1000 से 1100 ml। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो आपने जोर लगाकर, दम लगाकर सांस को छोड़ा, बट देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप चाहे कितना ही जोर लगा लो, कितना ही दम लगा लो, थोड़ी तो अंदर रह ही जाती है, मतलब रिजर्व रह ही जाती है। जैसे हम रेसिड्यूल वॉल्यूम पढ़ते हैं जो कि आपके आगे आने वाली है, रेसिड्यूल वॉल्यूम मतलब कि आपने
चाहे आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, आपने फोर्सफुली जो है वो सारी वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया आपने, सारी जो CO2 है उसको बाहर निकाल दिया, बट फिर भी कुछ अमाउंट में तो आपके लंग्स में रह ही जाती है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर remain in the lungs after forcefully expiration. After forceful या forcefully expiration. एक्सपायरेशन मतलब आपने दम लगाकर सांस को छोड़ दिया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, फिर भी उसके बाद में कुछ अमाउंट में तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके इसमें बच ही जाती है, रह ही जाती है, और उसको आप रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जब आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसमें भी रह जाती है, बट आप रेसिड्यूल वॉल्यूम की ओनली बात करते हैं तो इसमें आपकी वैल्यू जो है कितनी होती है और कितनी रेसिड्यूल वॉल्यूम बचती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, इसको आप याद रख सकते हैं कि ये 1100 पर खत्म हो रहा है, तो आप इसको 1100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1100 से 1200 ml आपकी रेसिड्यूल वॉल्यूम जो है वो बचती है। अब ये तो हो गई आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम। अब आपकी शुरुआत होती है कैपेसिटी से या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैसे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिखेंगे पल्मोनरी या फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी का मतलब क्या है मैम? कैपेसिटी का मतलब या पल्मोनरी कैपेसिटी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, पल्मोनरी कैपेसिटी। तो पल्मोनरी कैपेसिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे? कैपेसिटी का मतलब लिखेंगे आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वॉल्यूम। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कैपेसिटी, तो जिसमें आप टोटल पल्मोनरी वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, जिसमें आपकी इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ये सारी कैपेसिटी आती है, जिसमें आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। तो देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का एक बेसिक सा मतलब ये है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। आपने मैक्सिमम वॉल्यूम में एयर को क्या किया, यहां पर लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी। तो इंस्पायरेटरी का मतलब क्या होता है? इंस्पायर्ड किया आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो क्या लिखेंगे आपने कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो टोटल कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में सबसे पहली चीज तो क्या आ जाएगी? एक तो आप नॉर्मल, तो आप इसमें ब्रीथ कर ही रहे हो, नॉर्मल तो आप इसमें सांस ले भी रहे हो और छोड़ भी रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपका मैक्सिमम वॉल्यूम की इंस्पायरेशन की बात हुई है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? किसको लिखेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम के साथ आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, मतलब आपने एडिशनल वॉल्यूम को इंस्पायर्ड किया, बट यहाँ पर आपका एक्सपायरेशन तो नॉर्मल है, तो इसमें आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा आपने? एक नॉर्मल ब्रीथ आपने किया और आपने एडिशनल वॉल्यूम को इनहेल किया, तो आप उसको लिखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड आ जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो वो भी आपका इसी की तरह होगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर expired after, ये क्या लिखा मैंने? आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन।
तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एक तो आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करी तो आप इसमें टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे, प्लस आपने यहाँ पर क्या किया, मैक्सिमम वॉल्यूम को एक्सपायर्ड किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हो गई आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो मैम ये तो हमें समझ में आ गया। अब अगली जो आती है वो है आपकी वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी में आप लिखेंगे टोटल वॉल्यूम, total volume of amount of air exhaled after forceful inspiration। तो क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम की यहाँ पर बात हो रही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर exhaled आफ्टर फोर्सफुल। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक नॉर्मल एक्सपायरेशन की, कि आपने चाहे इंस्पायर्ड किया हो चाहे एक्सपायर्ड किया हो फोर्सफुली, बट आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो दोनों में नॉर्मल हो रहा था। ठीक है, अगर इसमें एक्सपायरेशन आपने फोर्सफुली किया तो आपका यहाँ पर जो आपका इंस्पायरेशन होगा वो नॉर्मल होगा। बट यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को आपने एक्सहेल्ड कर दिया आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, देखो एक तो टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो आपके सभी में इंक्लूड होगी, आप सांस तो ले ही रहे हैं, सांस तो छोड़ ही रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल ले रहे हैं और चाहे आप फोर्सफुली ले रहे हैं। तो ये तो आपका एक ब्रीदिंग का सबसे बेसिक स्टेप हो गया है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के साथ अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, देखो आपने एक्सहेल किया टोटल वॉल्यूम को, तो टोटल वॉल्यूम को जब आप एक्सहेल करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फिर आपने फोर्सफुली इंस्पायरेशन भी किया तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और यही हो जाती है आपकी टाइडल कैपेसिटी, सॉरी वाइटल कैपेसिटी। अब लास्ट बचता है यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी। अब जैसी आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है वैसी ही आपकी यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी ही होती है, बस इसमें डिफरेंस इतना सा होता है, बस एक वर्ड का डिफरेंस होता है कि इसमें आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिकमेंडेंट इन द lungs आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक चीज इसमें ऐड होती है बस, कि हमने क्या कहा कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है आपकी, या टोटल अमाउंट ऑफ एयर, वो एयर जो कि आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद या फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद आपके जो लंग्स में जो एयर बची है उसको आप कह देंगे यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो हमने पढ़ाई है कि आपने टोटल फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद भी आपकी बॉडी में कुछ जो है आपकी वॉल्यूम बच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि हमने नॉर्मल सांस ली, अब आपने फोर्सफुली क्या किया, इंस्पायरेशन किया, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपने एक्सहेलेशन भी फोर्सफुल किया बट फिर भी आपकी उसमें कुछ बच जाती है, तो फोर्सफुली आपने क्या किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस आ जाता है इसमें रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिड्यूल वॉल्यूम भी कर लेना यहाँ पर। तो इसमें एक चीज और आपकी ऐड हो जाती है, बस वो है एडिशनल आपकी रेस्पायरेटरी या रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है जी, तो ये समझ में आया आपको टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। तो टोटल लंग कैपेसिटी में हमने क्या देखा, टीएलसी जिसे आप लिखते हैं शॉर्ट में टीएलसी, इनका शॉर्ट फॉर्म भी आप यहाँ पर लिख लेना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और इसका है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके कैपेसिटी के बारे में। अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि मैम हमने सारी रामायण पढ़ ली, कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी वॉल्यूम होती है, सारी चीजें समझ में आ गई, आखिर में ये गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे है। तो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है, उसके लिए एक नॉर्मल प्रोसेस में आपको बताती हूँ। देखिए, आपकी ऑक्सीजन जरूरी होती है, ऑक्सीजन जरूरी होती है किसके लिए, असेंशियल फॉर बॉडी या फिर सेल,
सेल लिख देते हैं, क्योंकि सेल हमारी काम करेगी तभी तो हम जीवित रह पाएंगे, और सेल को ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो वो काम कर पाएगी। तो ऑक्सीजन असेंशियल है आपकी सेल के लिए। बट आप CO2 की बात करें तो CO2 क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है, इन करना है, और CO2 को आउट करना है। क्या किया हमें, ऑक्सीजन को इन करेंगे और CO2 को बाहर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होती है। कौन कौन से स्टेप्स होती हैं मैम, फर्स्ट वन तो हम क्या करेंगे, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, फिर हम दूसरी बार क्या करवाएंगे, आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन करवाएंगे। ठीक है जी, फिर तीसरी बार हम क्या करवाते हैं, लास्ट में आपका क्या बचता है कि जो आपका CO2 है उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो हमने पढ़ा है आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी तक कि हमने ऑक्सीजन को लिया, आपके नॉस तक गई, नॉस से फिर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर गई वो आपके एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई से फिर आपके ब्लड के पास में गई, फिर ब्लड जो आपकी कैपिलरी होती है वो पल्मोनरी कैपिलरी होती है, वो उसको रिसीव करती है, फिर आपके सिस्टमिक कैपिलरी के पास जाती है, फिर वो आपके सेल के पास जाती है, आपके टिश्यू के पास जाती है, फिर वहां से आपकी CO2 उसी सीक्वेंस में आती है और आपकी बॉडी से बाहर उसको निकाला जाता है। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हमने किया क्या, हमने एयर या फिर ऑक्सीजन को अंदर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहां पर गई, कहां पर जाएगी, ये आपके एल्वियोलाई के पास जाएगी। ठीक है, एक डायरेक्टली हम अंदर से बात कर रहे हैं, ऐसे सुपरफिशियली एक एक चीज तो हम पहले समझ ही चुके हैं। तो एल्वियोलाई, देखो एल्वियोलाई के बाद में कौन सी कैपिलरी होती है, पल्मोनरी कैपिलरी से आपके ब्लड में जाएगी। अब ये जो ब्लड है यहाँ पर है आपकी पल्मोनरी कैपिलरी में, शॉर्ट में लिख देती हूँ। अब ये ब्लड से फिर आपके सिस्टेमिक कैपिलरी से होते हुए फिर से ये आपकी ब्लड में जाएगी, सिस्टेमिक कैपिलरी से होते हुए। अब ब्लड से फिर ये कहां पर जाएगी जी, ये जाएगी आपकी टिश्यू के पास। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपके सेल के पास गई, तो सेल इसको यूज करेगा और फिर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो इस CO2 को फिर हम कहां पर पहुंचाएंगे, ब्लड से होते हुए आपके लंग्स तक पहुंचाएंगे, ब्लड से होते हुए आपके लंग्स तक पहुंचाएंगे, यही सीक्वेंस चलती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरी स्टेप्स में हमने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया, यहां तक हमने ऑक्सीजन को भेज दिया, ये अभी तक हमारी ऑक्सीजन जो है वो वहां पर आ रही थी। ठीक है, अभी तक हमने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया। अब यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुआ, आपकी सेकंड वाले स्टेप हुई, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद आपका बना यहाँ पर CO2। अब हमने इस CO2 को बाहर निकालना है, तो ये CO2 जो है आपके लंग्स के पास जाएगी और लंग्स से फिर हम उसको बाहर जो है वो एक्सेल कर देंगे। तो ये आपकी स्टेप्स होती है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कितनी जगह होता है, किस किस के बीच में होता है, वो हमें देखना है। तो आप यहाँ पर तो वैसे देख ही रहे हैं कि फर्स्ट कहां पर एक्सचेंज हुआ, फर्स्ट एक्सचेंज होता है आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। फिर दूसरा एक्सचेंज कहां पर होता है आपका, दूसरा एक्सचेंज होता है आपका यहाँ पर ब्लड और आपके टिश्यू के बीच। ठीक है, तो ये दो एक्सचेंज आपके यहाँ पर होते हैं जिसमें आप CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। तो समझ में आया। अब हमें समझना है इन दोनों स्टेप्स के बारे में। देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है आपकी 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन, एक होती है आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एक होती है एंडोथेलियम मेम्ब्रेन और एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मैम ये क्या होता है, उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपका जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आपका 2 स्टेप्स में होता है। कौन कौन से स्टेप्स हमने देखी है, फर्स्ट स्टेप आपका किसके बीच होता है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एंड
ब्लड के बीच होता है आपका पहला एक्सचेंज, और दूसरा एक्सचेंज किसके बीच होता है, तो हमने कहा कि दूसरा एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड एंड टिश्यू के बीच होता है। तो चलिए जी इसको समझ लेते हैं हम कि कैसे आपका एक्सचेंज जो है वो होता है। देखिए जो पहला एक्सचेंज होता है, जो हम कह रहे हैं एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच हो रहा है, तो एल्वियोलाई में आपका क्या होता है, कैसे एक्सचेंज होता है, वो ब्लड तक कैसे पहुंचता है, तो उसके लिए हमें डायग्राम समझना पड़ेगा। तो डायग्राम से एक तो आपको ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की लेयर है या मेम्ब्रेन है वो भी समझ में आ जाएगी, और बाकी की चीजें भी आपको सारी क्लियर हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, चलिए। अब मैम ये इसको आप ऐसा क्यों बना रहे हैं, आधा इस कलर में और आधा इस कलर में, बस आप अभी देखते जाइए, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए जी, तो ऊपर मैंने क्या बनाया, ये क्या है आप सभी जानते हैं क्योंकि इसका डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं। तो एल्वियोलाई है ये, एल्वियोलाई, ठीक है। ये क्या है मैम, ये है हमारी पल्मोनरी कैपिलरी, दोनों की बात कर रही हूं मैं। ये है हमारी पल्मोनरी, पल्मोनरी कैपिलरी। अब पल्मोनरी कैपिलरी में आपके पास में आर्टरी भी होती है और आपके पास में वेन भी होती है। तो आर्टरी के पास में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये तो हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं जो कि हम सभी को पता है कि ऑल आर्टरी के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑल वेन के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट एक्सेप्शन है कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आपकी जो पल्मोनरी वैन होती है उसके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी और ये है आपकी पल्मोनरी वेन, ठीक है, जिसके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यहां से आया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कहां से आया है, हार्ट के स्टेप्स आपने पढ़ी होगी, कैसे हार्ट के पास ब्लड आता है, कैसे हार्ट के पास से जाता है, कौन लेकर आता है, कौन लेकर जाता है, ये सब आपको वहां पर समझ में आएगा। अभी आगे भी मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी फिलहाल आप इसको समझिए। अब आपकी जो एल्वेलाई होती है, इस एल्वेलाई में क्या होता है, इस एल्वेलाई में इस तरीके की कुछ आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है। इनको आप क्या कहते हैं, ये होती है आपकी सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम, सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम। अब ये कुछ ऐसी ही मेम्ब्रेन आपकी इन ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होती है, आपकी पल्मोनरी कैपिलरी में भी प्रेजेंट होती है। ये मैं एक ही साइड बना रही हूँ, आपको ये दोनों साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हाफ मैंने यहाँ पर इतना बना दिया है, तो इसको आप क्या कहेंगे, है तो ये भी सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम, बट ये यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स की इपिथीलियम है, इसीलिए इसको आप एंडोथीलियम कहते हैं। और हम सभी जानते हैं आपकी जो इपिथीलियल टिश्यू होता है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ये आपकी यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि इन दोनों को सेपरेट भी करती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एपिथेलियम के नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है आपकी तीन मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है, सिंपल स्क्वेमस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम मेम्ब्रेन। अब देखो ये सिंपल स्क्वेमस यहाँ पर क्यों होता है, जिसको आप फ्लैट सेल्स कहते हैं, फ्लैट सेल्स इसमें होती है इस इपिथेलियल टिश्यू में, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफ्यूजन करवाना है। जितनी पतली आपकी मेम्ब्रेन होगी उतना फास्ट आपका डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर इस जो मेम्ब्रेन की साइज होती है या फिर थिकनेस होती है वो लेस देन 1 mm होती है। तो जितनी पतली होगी उतना फास्ट आपका, उतना जल्दी आपका डिफ्यूजन होगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को इधर भेजना है, CO2 को इधर लेना है, ठीक है जी। तो इतना आपको समझ में आया या नहीं, तो ये एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज, एक्सचेंज बिटवीन सिंपल स्क्वेमस epithelium of alveoli and endothelium of pulmonary
कैपिलरी। तो किसके बीच में हुआ? पल्मोनरी कैपिलरी के एंडोथेलियम और आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई के बीच यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। मैम ये सारी गाथा तो हमें समझ में आ गई है, अब एक्सचेंज कैसे हो रहा है वो बता दीजिए आप। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? ऑक्सीजन को इनहेल किया, ये ऑक्सीजन हमने ली। अब हमने ऑक्सीजन कहाँ से ली? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है जी 159 mmHg। तो आप जब एल्वियोलाई की बात करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होगा, जो कि है आपका 104 mmHg, ठीक है। और जब आप बात करेंगे आपके यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है? यहाँ पर है आपका पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है? यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है आपके ऑक्सीजन का 40 mmHg, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सीजन जो है, देखो मैंने थोड़ा सा एरो गलत बनाया है, क्योंकि इस एरियो, एक मिनट इसको पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं। ये आपका इधर आएगा, है ना? चलिए इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप, वैसे तो समझ में आ ही रहा है। देखो अब समझो, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 mmHg। हाई टू लो की तरफ आएगा, यहाँ पर है 104 mmHg। यहाँ से आपका इधर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पार्शियल प्रेशर है, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? वो है आपका 40 mmHg। कितना? पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो 40 mmHg है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जो है वो इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर की क्या है? कम है। अब आपको CO2 को यहाँ से बाहर भेजना है, ये तो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है। अभी तक इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो यहाँ से ये CO2 देगा, तो ये ऑक्सीजन देगा। तो ये ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है? आपका पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, ठीक है। ये लेकर आए इसके पास में, इसने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसका पार्शियल प्रेशर कम है, तो हमें इधर ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना होगा। तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज किया, तो कौन लेकर आ रहा है? ये यहाँ से इस तरीके से लेकर आ रही है। मैंने इन दोनों को मिला दिया है, पर आपके समझने के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखो ये लेकर गई, तो यहाँ से इसने ऑक्सीजन को दिया। अब देखो जितना पार्शियल प्रेशर इसमें है और जितना पार्शियल प्रेशर इसमें है, क्या जरूरी है कि इसमें भी पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg ही होगा? क्योंकि इसने तो ऑक्सीजन को लिया है, तो यहाँ से तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर दिया गया है, ऑक्सीजन को ले लिया गया है। तो यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन आ रहा है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 95 mmHg, ठीक है जी। अब चलिए CO2 की बात करते हैं। तो CO2 को आपको इसके अंदर से इधर भेजना है, तो ये CO2 आपने भेजा यहाँ पर, ठीक है, जिसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mmHg। कितना है? 40 mmHg। यहाँ पर कितना है आपका? एक मिनट, यहाँ पर आप 45 कीजिए, यहाँ पर है 45 mmHg, और इसके अंदर जो है वो है 40 mmHg, क्योंकि यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर हाई है और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लो है। और फिर आप इसको बाहर भेजेंगे जहां पर इसका पार्शियल प्रेशर होता है 0.3 mmHg। समझ में आ रहा है या नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ से ऑक्सीजन को हमने लिया हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, फिर यहां से हाई पार्शियल प्रेशर से हमने लो पार्शियल प्रेशर के अंदर इसको लिया। तो जो आपका लो पार्शियल प्रेशर था वो अब बढ़कर आपका 95 mmHg हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करवा दिया है। तो यहाँ से ये जो वेन है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, वो आपके हार्ट को देगी और हार्ट आपके बॉडी में पहुंचा देगा, उसको आपके टिश्यू तक पहुंचा देगा। टिश्यू से फिर से आपकी वेना कावा लेकर आएगी और फिर वो कैपिलरी में आपके ब्रांचेस में डिवाइड होगी, फिर आएगा वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी के पास, और आर्टरी जो है वो ले जाकर फिर से आपके यहाँ पर इसको देगी, ताकि यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो सके और इस CO2 को बाहर रिमूव किया जा सके। तो इतना आपको क्लियर समझ में आया या नहीं? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार आप सभी इसको अच्छे से देख लीजिए। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो फिर
आप इसको दोबारा समझिए, आपको समझ में आएगा। तो अब आप CO2 का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है हमने लिखा आपके ऑक्सीजन का, अगर आप यहाँ पर CO2 का लिखते हैं तो वो तो आपका 40 mmHg ही होगा। इसके अंदर कितना होगा? 40 mmHg ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 था, हमने बाहर भेज दिया, तो कितना होगा? यहाँ पर 40 mmHg ही आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आपको टिश्यू में भी उतना ही देखने को मिलता है। ठीक है जी, समझ में आया? तो यहाँ पर 45 था, हमने इसको यहाँ पर भेज दिया, तो आपका पार्शियल प्रेशर हो गया है CO2 का 40 mmHg। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, आपने एक्सचेंज जो है वो करवा दिया है अल्वोलियाई एंड एंडोथीलियम के बीच में। अब हमें सेकंड एक्सचेंज करवाना है, तो सेकंड एक्सचेंज के लिए आप हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे। चलो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या, ये सारा डाटा जो है वो लिखा हुआ है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर सेकंड एक्सचेंज जो है वो बता देती हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है। आपके के पास में हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। कहाँ कहाँ कौन सा चैम्बर है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप सभी जानते हैं कि आपके हार्ट में ब्लड जो है वो कौन लेकर आता है? वेना कावा लेकर आती है। बट ये जो वेना कावा है वो आगे जाकर क्या हो जाती है? आपकी और भी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसको आप पल्मोनरी कैपिलरीज कहते हैं। तो यहाँ पर आपके राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है। कहाँ से आया? ये आपकी राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड जो है वो आया। अब यहाँ से ये ब्लड लेकर कौन जाता है? चूंकि आपके हार्ट के अंदर ब्लड आ चुका है, तो अब यहाँ से आपका जो ब्लड है वो लेकर जाएगी आपकी कौन? आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है आपके ब्लड को लेकर जा रही है। तो ये आपका कहाँ से आया? आपकी बॉडी से आया, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आया आपके टिश्यू से, इस तरीके से इसको बनाइए। यहाँ पर नीचे आपका क्या प्रेजेंट है? ये हम टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, आपके सेल से, जो कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। इसमें क्या है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये आपकी है सिस्टेमिक वेन। क्या है? सिस्टेमिक वेन। ठीक है, सिस्टेमिक वेन जो कि वेना कावा का ही आपकी ब्रांचेस होती है इसकी। तो ये सिस्टेमिक वेन जो है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई, राइट एट्रियम में डाला, राइट एट्रियम से फिर आपकी एक आर्टरी होती है जिसको आप पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक्सेप्शन होता है आपकी आर्टरी का, जिसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लेकर जाती है आपकी एल्वियोलाई के पास में, जो कि अभी हमने पढ़ा, जहां से डिफ्यूजन हुआ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर यहाँ पर आता है, और यहाँ से आपका CO2 जो है वो चला जाता है। फिर ये कहाँ जाती है? ये आर्टरी जो है वो आगे की तरफ जाती है, और आपकी वेन आपके हार्ट के अंदर ब्लड लेकर जाती है। आपकी वेन आपके हार्ट के अंदर ब्लड लेकर जाती है, और इस वेन को आप नाम देते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। तो ये भी एक एक्सेप्शन है आपका वेन का, क्योंकि इसके पास में कौन सा ब्लड है? इसके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि इसमें CO2 बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा। और डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि CO2 का पार्शियल प्रेशर आपके ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है, इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा। तो अब देखो यहां से फिर क्या होगा? आपकी बॉडी में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजना पड़ेगा लेफ्ट एट्रियम से, तो यहां से आपकी कौन सी आर्टरी आएगी? यहां से आपके आ जाएगी अब सिस्टेमिक आर्टरी। ठीक है, तो ये आपके सिस्टेमिक आर्टरी जो है वो यहाँ पर आएगी और आपके टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो देगी। तो इसको आप कहेंगे सिस्टेमिक कैपिलरी, या फिर सिस्टेमिक आर्टरी भी कह सकते हैं। सिस्टेमिक कैपिलरी, यहाँ पर भी आप सिस्टेमिक कैपिलरी लिख सकते हैं। तो ये आपकी सिस्टेमिक आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई, ये सिस्टेमिक वेन जो है वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। ऑक्सीजन का इसमें आप देखेंगे तो आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 mmHg, और आपके PCO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mm
अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ पर आपके ये टिश्यू हैं, इनके बीच में अब यहाँ पर एक्सचेंज होगा और इस तरीके से आपके ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, आपका CO2 जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल से फिर गया आपके एल्वियोलाई के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई आपके पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम में दिया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू आपकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में वो डिवाइड होता है, सिस्टेमिक आर्टरी के पास जाता है और आपके टिश्यू आपके सेल तक पहुंचाया जाता है। ये सीक्वेंस आपकी इस तरीके से चलती रहती है और आपके गैसेस का एक्सचेंज जो है वो होता रहता है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ तो कि ताकि आपको क्या है कि ये मैं समझा सकूं, वही पार्शियल प्रेशर जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं, पार्शियल प्रेशर एंड कंटेन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई कैपिलरीज एंड टिश्यू। तो जैसा कि हमने देखा कि देखो ये गैस है, आपके पास में ऑक्सीजन भी है और आपके पास में CO2 भी है। तो आर्टरियल्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी की आप बात करेंगे तो पल्मोनरी कैपिलरी में आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 mmHg। और आप यहाँ पर देखेंगे PCO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, 45 mmHg। क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती है, तो इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, इसका पार्शियल प्रेशर कम होता है। एल्वियोलाई में 104 होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है और एल्वियोलाई में कम होता है, क्योंकि यहाँ से हमें इधर भेजना है और यहाँ से हमें इधर भेजना है, तो इधर ज्यादा रखेंगे तभी तो इधर आ पाएगा और इधर ज्यादा रखेंगे तभी तो इसको बाहर निकाल पाएंगे। फिर वीनस एंड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरी का जो वीनस एंड होता है उसमें कितना होता है, उसमें भी आपका 104 mmHg होता है और इधर आपका 40 mmHg। और आर्टरियल एंड ऑफ आपकी जो सिस्टेमिक कैपिलरी होती है, उस सिस्टेमिक कैपिलरी में आपका कितना होता है, 95। देखो आपको बहुत सारी बुक में वीनस एंड में 95 mmHg भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, और बहुत सारी बुक में आपको 104 भी देखने को मिलेगा। अब इसका कंफ्यूजन आपको क्लियर करना पड़ेगा तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो 2-3 बुक में देखा है तो मैंने यही देखने को मिला है। अब देखो आर्टरियल एंड ऑफ सिस्टेमिक कैपिलरी का आप देखेंगे तो 95 mmHg होगा और आपका CO2 का कितना होगा, 40 होगा। टिश्यू में आप देखेंगे 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका इसमें कितना है, पल्मोनरी कैपिलरी में 40 है जो कि आपके इसी ब्लड को लेकर जा रही है। फिर आपका वीनस एंड जो होता है उसमें भी कितना देखने को मिलेगा, 40 mmHg, और इन दोनों का आपको 45 mmHg देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और यही सारी चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, देखो ये डायग्राम के थ्रू भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यही सारी चीजें वो की वही है। 104 आपका इसके अंदर है एल्वियोलाई के अंदर, ये देखो मैंने यहाँ पर वीनस एंड बनाया हुआ है और ये आपका आर्टरियल एंड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, जिसमें ऑक्सीजन का mmHg हमने देखा है कि कितना है, 40 है पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का कंटेन आप देखेंगे यहाँ पर 40 ml% है। अब इस वीनस एंड पर आप देखेंगे जो कि आपके यहाँ से इस 104 mmHg पार्शियल प्रेशर वाले ऑक्सीजन को लेकर आई है, जिसमें ऑक्सीजन का कंटेन आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 ml में परसेंटेज में है। अब ये आपका CO2 का है, तो CO2 को बाहर भेजना है, तो अभी यहाँ पर कितना है, 46 या 45 ml, 45 mmHg जिसको आपको यहाँ पर भेजना है, और यहाँ पर कितना होगा, 40 mmHg। और इसमें कितना होगा, ये वीनस एंड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, तो इसमें आपके CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो ये हो गया 40 mmHg। समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होंगे, सारे हमने डायग्राम के थ्रू बनाकर देखे हैं। उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से इस क्लास को देखिए, समझिए, सारी चीजें आपको आई होप समझ में आएगी। बहुत कुछ हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया है, अब जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।